यस सर। ओके, ठीक है। देखिए, हम लोग बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की। जो लोग अभी आए हैं, जुड़ रहे हैं, वो भी जान लें। आज का हमारा टॉपिक, हम लोग आज के टॉपिक में दो डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे, दो सिद्धांत पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें कि पहला हमारा जो डॉक्ट्रिन है, इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब हम सबको पता है कि किसी ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना, उसको हम लोग इलेक्शन कहते हैं। चुनाव करना, कोई ऑप्शंस हमारे पास है, उनमें से हमें कुछ चुनना हो, अगर सेलेक्ट करना हो, तो उसको हम इलेक्शन कहेंगे। प्रॉपर्टीज के रिलेशन में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन जो है, उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा है कि इंस्ट्रूमेंट जो होता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसी के थ्रू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है जनरली, ज्यादातर चांसेस में। तो जो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू प्रॉपर्टी को कन्वे किया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में एक से ज्यादा चीजें एक साथ ट्रांसफर की गई हैं, ये पहला पॉइंट है कि अगर उसमें एक से ज्यादा चीजें एक साथ ट्रांसफर की जा रही हैं, तो उन सबको, या तो ट्रांसफरी को, उन सबको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो अगर वो रिजेक्ट करता है तो सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ जो स्क्रीन पे बना हुआ है, इसमें ए, सपोज कि ये ट्रांसफरर है, मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, और बी ये ट्रांसफरी है। ए ने एक इंस्ट्रूमेंट बनवाया, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट बनवाया, जिसमें उसने अपना एक हाउस और साथ में ही अपना एक गार्डन, ये दो चीजें, दो प्रॉपर्टीज बी को ट्रांसफर करना चाहता है। ये उसको उसने इंस्ट्रूमेंट में लिखवा दिया कि हम ये दोनों चीजें ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब जो इलेक्शन का ऑप्शन है वो बी के पास है, इसने तो अपनी तरफ से ये लिख दिया। अब बी को इलेक्ट करना है। इलेक्ट करने में उसके पास ये राइट है कि या तो वो दोनों को एक्सेप्ट कर ले, आइदर टू एक्सेप्ट बोथ द थिंग्स और रिजेक्ट बोथ द थिंग्स। यानी कि अगर बी इसमें हाँ बोल देगा तो उसको हाउस और गार्डन दोनों मिल जाएंगे, और अगर वो ना बोल देगा तो उसको हाउस भी नहीं मिलेगा और गार्डन भी नहीं मिलेगा। ठीक है। बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये उठता था, ये आपके एग्जांपल में दिया हुआ है कि बी हाउस तो रखना चाहता था लेकिन गार्डन नहीं रखना चाहता था, तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए ने एक इंस्ट्रूमेंट से बी को अपना हाउस और गार्डन दोनों ट्रांसफर किया, क्या बी हाउस रख सकता है और गार्डन का ट्रांसफर रिजेक्ट कर सकता है? यानी कि हाउस ले ले और गार्डन ना ले, ऐसा पॉसिबल है? तो आपको लिखना है नहीं। और फिर पूछा जाएगा कि रीजन क्या होगा, तो आप लिखेंगे ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन which says that B has a right to election, but he has to either accept both the things or reject both the things। अगर वो हाँ बोलता है तो उसको दोनों लेने पड़ेंगे, और अगर वो ना बोल देगा तो उसको दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, आगे देखिए। इसमें लिखा हुआ है अ पार्टी टू द ट्रांसफर कैन नॉट एक्सेप्ट एज वेल एज रिजेक्ट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। ये पहली बात लिखी कि एक ही ट्रांजेक्शन में, यानी कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि वो किसी एक चीज को एक्सेप्ट कर ले और दूसरी चीज को रिजेक्ट कर ले। उस इंस्ट्रूमेंट को या तो पूरा पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी उसमें जो भी बातें लिखी हैं वो सब एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर उसमें लिखा है कि हाउस भी जाएगा और गार्डन भी जाएगा तो दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर रिजेक्ट करता है तो दोनों को ही रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये पहला वाला पार्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट का और दूसरा वाला पार्ट इस इंस्ट्रूमेंट का मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ये पहला पॉइंट है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का। दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें, वाइल क्लेमिंग एडवांटेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, या ये कहें कि अक्सर ऐसा होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में जो दो चीजें लिखी हुई हैं उनमें एक तो बेनिफिट की चीज होती है ट्रांसफरी के, जिसको मिल रहा है, एक उसके फायदे की चीज होती है, और दूसरी चीज होती है जिसमें उसको बर्डन होता है।
अब इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में अगर एक एडवांटेज दिया जा रहा है और साथ ही साथ एक बर्डन इम्पोज किया जा रहा है, तो वो दोनों ही चीजें या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर वो एडवांटेज लेगा तो उसको बर्डन भी लेना पड़ेगा, और अगर वो बर्डन नहीं लेगा तो एडवांटेज भी चला जाएगा। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 3 पार्टीज हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो ए है इसमें, ये कहलाएगा ट्रांसफरर। जनरली इसी वे में ये डॉक्ट्रिन इलेक्शन का यूज होता है। इसमें ए, बी और सी 3 पार्टीज हैं, और इसी तरीके से अक्सर जो इलेक्शन का डॉक्ट्रिन होगा इन्हीं सिचुएशंस में एप्लीकेबल भी होता है। तो सी के पास एक प्रॉपर्टी है, सपोज सी के पास एक लैंड है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए चाहता है कि सी इस प्रॉपर्टी को, यानी जो सी के पास जो प्रॉपर्टी है उसको वो बी को ट्रांसफर कर दे। देखिए जो ए है वो ऐसा चाहता है कि सी की प्रॉपर्टी किसको मिल जाए, सी का लैंड किसको मिल जाए, बी को मिल जाए। अब सी ऐसे ही तो नहीं दे देगा बी को अपना लैंड, तो ए क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट बनवाता है, एक डॉक्यूमेंट बनवाता है, और उसमें क्या करता है, ये बात लिखवाता है कि अगर सी अपनी प्रॉपर्टी यानी अपना ये लैंड जो है ये बी को दे देगा तो हम उसको 1,000 रुपए देंगे। सपोज ऐसा 1,000 में कहीं मिलता नहीं है लैंड, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए। तो ए ट्रांसफरर है, बी जो है वो ट्रांसफरी है। जहां पर भी हम इस केस में ट्रांसफरी बोल रहे हैं उसका मतलब बी है, और ए ट्रांसफरर है, और सी को हम बोलेंगे ओनर है। जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात हो रही है वो सी के पास है। ए चाहता है सी की प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, सी की है, उसको चाहता है कि बी को दे दें। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट बनवाता है, उसमें 2 कंडीशन लिखवाता है। एक कंडीशन ये लिखवाता है कि मैं सी को 1,000 रुपए दूंगा, और दूसरी कंडीशन ये लिखवाता है कि ये पैसा उसको तब मिलेगा जब वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना लैंड बी के नाम ट्रांसफर कर देगा। अब इन दोनों कंडीशन को या तो सी को एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। यानी कि अगर सी ये कहता है कि ठीक है हम जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो सी की प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी ट्रांसफर होकर के, और सी को उसके बदले में ए से क्या मिल जाएगा, 1,000 रुपए मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए कि सी मना कर देता है कि नहीं हम अपना लैंड ट्रांसफर नहीं करेंगे, सी को, बी को, सी ने मना कर दिया कि हम अपना लैंड, जो बात लिखी है इसमें ट्रांसफर करने की, वो हम नहीं करना चाहते हैं, तो फिर उसको ये 1,000 रुपए भी नहीं मिलेगा। उसके लिए वो अधिकार उसका खत्म हो जाएगा। यही बात है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। यानी कि या तो इसमें अब क्या हुआ, इसमें ये जो ए जो बी को दे रहा है, ये सॉरी ए जो सी को दे रहा है, ये इसके लिए एडवांटेज था, ये इसके लिए एक एडवांटेज था। और जो सी को बी को देना है अपनी प्रॉपर्टी, ये सी के लिए क्या है, बर्डन है, सी के लिए बर्डन है। ऑप्शन इलेक्शन का ऑप्शन किसके पास है, सी के पास है, सी पर डिपेंड करता है। सी को ऑप्शन है कि वो या तो एक्सेप्ट कर ले इस एडवांटेज को, इससे 1,000 रुपए ले ले, और इस बर्डन को जो कि उसको अपना लैंड देना है वो दोनों एक्सेप्ट कर ले, या तो दोनों को रिजेक्ट कर दे। इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है that C has a right of election either to accept 1,000 and transfer the land to B, या तो वो 1,000 ले ले और B को लैंड ट्रांसफर कर दे, या लैंड को रिटेन कर ले और 1,000 रुपए को रिलिंक्विश कर दे, यानी 1,000 रुपए का अधिकार छोड़ दे और लैंड अपने पास रखे रहे। ये चीजें हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब इसमें दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है that if a person to transfer gets 2 selections, यानी कि एक बेनिफिट
और एक burden, a benefit and a burden, then he has to accept both the benefits and the burden or none. या तो उसको दोनों benefit और burden लेना पड़ेगा या तो उसमें से कुछ नहीं मिलेगा. He cannot accept the benefit and reject the burden in a single transaction. एक ही ट्रांजैक्शन में दिए गए बर्डन और बेनिफिट में से एक को ले ले और एक को छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सिंगल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है. अलग अलग ट्रांजैक्शन अगर हो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ए ने दो डॉक्यूमेंट बनवाए, दो इंस्ट्रूमेंट बनवाए, एक में उसने क्या किया, एक में कहा कि मैं सी को 1,000 रुपए दूंगा और एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया उसमें लिखा कि सी अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दे. तब उस केस में चाहे तो इसको रिजेक्ट कर दे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता हूं और ये वाला एक्सेप्ट कर ले कि नहीं मैं 1,000 रुपए लेना चाहता हूं. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें हो सकता है, लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट में अगर दो बातें लिखी हैं तो या तो उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करेगा या तो फिर उस पूरे को रिजेक्ट करना पड़ेगा. अब इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए लिखे हैं, पॉइंट्स टू नोट. पहली चीज जो लिखी हुई है, it is that this doctrine applies on every instrument and all kinds of property. जनरली जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो जनरली प्राइमरली इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही अप्लाई होता है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही डील करता है, जो कि इंटरविवोस ट्रांसफर होते हैं. लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मूवेबल, इमूवेबल और हर तरह की प्रॉपर्टी पर और हर तरह के इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई होता है. इस बात को ध्यान रखना है. यानी अगर कोई ट्रांसफर बाय विल किया जा रहा है उस पर भी लागू होगा ये डॉक्ट्रिन, ये प्रिंसिपल है. और अगर किसी और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उसमें भी ये लागू हो जाएगा. इस तरह से लिखा हुआ है कि ये हर तरह के इंस्ट्रूमेंट और हर तरह की प्रॉपर्टी पर इस डॉक्ट्रिन को लागू किया जाता है. दूसरी चीज ये है that it is an exception of general rule that only owner or authorized person can transfer a property. वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जो ट्रांसफरर होगा वो किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर तब कर सकता है जब या तो वो उसका ओनर हो उस प्रॉपर्टी का, या तो फिर उसको ऑथराइज किया गया हो, पावर ऑफ अटर्नी मिली हो कि आप इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा हमारे बिहाफ पे. लेकिन हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ए इस प्रॉपर्टी का जिसको वो ट्रांसफर करना चाहता है, ए जो है ये सी की प्रॉपर्टी का, इस लैंड का ना ही ओनर है और ना ही इसके लिए ऑथराइज्ड है. फिर भी वो चाहे तो सी की प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर करवा सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो जनरल रूल हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रॉपर्टी तभी कोई ट्रांसफर कर सकता है जब उसका ओनर या ऑथराइज्ड पर्सन हो, उसका ये एक तरह से एक्सेप्शन है. क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन दूसरे किसी की प्रॉपर्टी जिसके लिए ना तो वो ऑथराइज्ड है और ना ही जिसका वो ओनर है उसको भी ट्रांसफर कर सकता है इस मेथड से. तो ये चीज भी इसमें आपको ध्यान रखनी है. दूसरा हमारा जो पार्ट है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस. लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों की अगर कोई क्वेरी ऑफ लिस पेंडेंस, द सेकेंड डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस. इसको सेक्शन 52 में डील किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है वो सेक्शन 35 है. अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, ऊपर नहीं तो लिख करके आपको और उसका कि जब डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो सेंड कर देंगे. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस जो है, लिस पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन. लिस पेंडेंस मींस पेंडिंग लिटिगेशन. इसका मतलब कोई ऐसा लिटिगेशन या केस या सूट, सिविल सूट जो कि कोर्ट में पेंडिंग है, उसको कहेंगे लिस पेंडेंस. लिटिगेशन मतलब होता है कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट, कोई सूट, कोई केस जो कोर्ट में है, और पेंडिंग मतलब अभी वो चल रहा है, अभी उस पर डिसीजन नहीं आया है. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस इस लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है. तो ये लैटिन मैक्सिम आपको जरूर पता होना चाहिए और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए. देखिए लिखा है
ut light pendente nihil innovatio, मतलब ये है nothing new should be introduced during the pendency of the suit. इसका मीनिंग ये कि जब सूट चल रहा हो, जब केस चल रहा हो, पेंडिंग हो, पेंडिंग ऑफ द सूट, उस दौरान, उसके ड्यूरिंग आपको कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करनी है प्रॉपर्टी में। नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करनी है प्रॉपर्टी में का मतलब ये कि आप उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर किसी प्रॉपर्टी पर सूट पेंडिंग है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ बना है एक्स और वाई के बीच में एक डिस्प्यूट है, हैव अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, और वो कोर्ट में चल रहा है उसका सूट, तो एक्स या वाई में से कोई भी इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये रूल है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है, सेक्शन 52 में है। बस इतनी सी बात है, बहुत आसान है ये वाला। अब इसके आगे कुछ और बातें इसके बारे में जो आपको जाननी चाहिए है, वो ये है दैट नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डन अंटिल द केस इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जब तक कोर्ट में केस डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक कोई भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी का। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डन अंटिल द केस इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जैसे कि ए हैज अ लिटिगेशन इन डिटरमाइनिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी विद बी। मान लीजिए कि बी के साथ ए का कोई सूट चल रहा है कोर्ट में, जिसमें कि टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है। टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी क्वेश्चन में है का मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी किसकी है असल में, ये केस चल रहा है। नाउ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिटिगेशन, इसी लिटिगेशन के दौरान, यानी जब कि ये केस चल रहा था कोर्ट में, उसी दौरान ए ने इस प्रॉपर्टी को सी को सेल कर दिया। ए ने इस प्रॉपर्टी को क्या किया, सी को सेल कर दिया। ए का बी के साथ केस चल रहा था उस प्रॉपर्टी पर, और केस का डिसीजन अभी आया भी नहीं था, उससे पहले ही ए ने सी को उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड। अकॉर्डिंग टू लिस्ट पेंडेंस के डॉक्ट्रिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सेल नहीं की जा सकती है, ठीक है, जिस पर लिटिगेशन चल रहा है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। फिर भी अच्छा, अगर कोर्ट अलाउ कर देता है, सपोज बिना कोर्ट के अलाउ किए नहीं कर सकता, अगर कोर्ट अलाउ कर देता है तो किया जा सकता है, उस पर कुछ भी नया इंट्रोड्यूस, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और कोर्ट जनरली अलाउ कर देता है इस कंडीशन पे कि जो ट्रांसफरी होगा उसको कोर्ट के डिसीजन को मानना पड़ेगा। वैसे तो कोर्ट अलाउ नहीं करता, लेकिन मान लीजिए किसी एक केस में कहीं अलाउ कर भी दिया, तो उसमें ये रहता है कि जब कोर्ट का जजमेंट आएगा, अभी तो चल रहा है केस, जब कोर्ट का जजमेंट आएगा तो जो ट्रांसफरी होगा, मतलब यहाँ पर जो सी है जिसके फेवर में ट्रांसफर किया ए ने, केस चल रहा था ए और बी के बीच में, ए ने सी को ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफरी है उसको कोर्ट का जजमेंट मानना पड़ेगा। इस केस, इस सिचुएशन पर, इस कंडीशन पर कभी कभी कोर्ट अलाउ कर सकता है। और अगर नहीं भी कोर्ट के अलाउ किए बिना भी ट्रांसफर कर देता है, तब भी ये चीज लागू होगी कि कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा। देखिए, जैसे एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, इनके बीच में एक डिस्प्यूट है, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ये हाउस है, इसको लेकर के उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट चल रहा है का मतलब इनके बीच में एक केस है जो पेंडिंग है कोर्ट में। इसी दौरान एक्स क्या करता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी एक्स ट्रांसफर्स इट टू जेड। एक्स ने इसको जेड को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफरर कौन है, एक्स, ट्रांसफरी कौन है, जेड, जिसको ट्रांसफर किया। अब देखिए नीचे लिखा है ट्रांसफरी यानी जो जेड है, शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। उस पर कोर्ट का डिसीजन लागू होगा। अब इस बात को समझ लीजिए पहले,
जैसे मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में केस चल रहा है और एक्स ने जेड को ट्रांसफर कर दिया। अगर एक्स केस जीत जाता है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर वैलिड है, क्योंकि एक्स केस जीत जाता है भविष्य में, तो एक्स की प्रॉपर्टी हो गई वो, और एक्स ने जेड को ट्रांसफर किया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड के पास वो प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन अगर वाई केस जीत जाता है, सपोज ये केस जीत जाए, तो जेड के पास जो प्रॉपर्टी गई है, जो एक्स ने ट्रांसफर कर दी थी, वो प्रॉपर्टी जेड को वाई को देनी पड़ेगी। वाई एंटाइटल हो जाएगा क्योंकि वाई केस जीत गया ना। तो ये जो ट्रांसफरी है ये बाउंड होगा कोर्ट के डिसीजन से। हालांकि एक्स ने इसको जेड को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन कोर्ट का डिसीजन अगर इसके फेवर में नहीं आता एक्स के, तो जेड को अपनी प्रॉपर्टी वाई को लौटानी पड़ेगी। और अगर एक्स जीत जाता है तब तो ये वैलिड ट्रांसफर है, फिर जेड के पास रहेगी प्रॉपर्टी क्योंकि एक्स ने जेड को दिया हुआ है। ये इसका मतलब है। अब देखिए आगे, टू कॉन्स्टिट्यूट लिस्ट पेंडेंस, कुछ कंडीशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिस्ट पेंडेंस का डॉक्ट्रिन लागू कब होता है? लिस्ट पेंडेंस का डॉक्ट्रिन लागू होने के लिए ये कंडीशन चाहिए। पहली बात कि कोई सूट या प्रोसीडिंग उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर पेंडिंग हो कोर्ट में, तब ये डॉक्ट्रिन लागू होगा। दूसरा, द राइट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन क्वेश्चन, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर राइट जो है, टाइटल जो है वो क्वेश्चन में हो, मतलब वो प्रॉपर्टी किसकी है इस बात को लेकर ही विवाद चल रहा हो। और किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा होगा तो नहीं। मान लीजिए एक्स और वाई के बीच में, यहाँ पर वाई इसका किराएदार है और एक्स इसका मकान मालिक है। एक्स और वाई के बीच में विवाद चल रहा है किराए को लेके। ये कह रहा है कि हमने किराया दे दिया था 6 महीने का एडवांस, ये कह रहा है नहीं इसने नहीं दिया था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डिस्प्यूट जो है उससे इस ट्रांसफर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये विवाद टाइटल को लेकर के नहीं है। तो यहाँ पर बात ये कही जा रही कि जो राइट है, राइट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो उस पर अधिकार की बात है, जो उसके मालिकाना अधिकार की बात है, मालिकाना हक की बात है, अगर वो कोर्ट में पेंडिंग है उसका क्वेश्चन, तभी ये लिस्ट पेंडेंस लागू होगा, यानी तभी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। प्रॉपर्टी इन लिटिगेशन शुड बी ट्रांसफर्ड, और ये तब लागू होगा जब प्रॉपर्टी को एक्चुअली में ट्रांसफर कर दिया गया है, तभी लागू होगा। यानी इस वाले केस में जब किसने इसको ट्रांसफर कर दिया है तब लागू होगा। अगर ऊपर वाले केस में जाएं तो यहाँ पर एक्स ने किसी को ट्रांसफर नहीं किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिस्ट पेंडेंस लागू नहीं है। एक्स जीतेगा तो एक्स की हो जाएगी, वाई जीतेगा तो वाई की हो जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन उस वक्त जबकि एक्स और वाई में से कोई एक इस प्रॉपर्टी को, ये मानते हुए कि भाई केस तो हम ही को जीतना है, उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो लिस्ट पेंडेंस लागू हो गया। लिस्ट पेंडेंस लागू हो गया का मतलब ये कि अगर एक्स केस जीत गया तब तो जेड की प्रॉपर्टी ठीक है, उसको मिले ही रहेगी जो एक्स ने दी थी, और अगर एक्स हार गया तो जेड को प्रॉपर्टी वाई को लौटानी पड़ेगी। ये चीजें हैं। अब उसके बाद देखिए तीन चीजें हो गई, तीन कंडीशन। उसके बाद लिखा है द ट्रांसफर प्रॉपर्टी शुड अफेक्ट द राइट ऑफ द अदर पर्सन टू द ट्रांसफर, यानी कि जिनके बीच में केस चल रहा है उसके अलावा तीसरे पर्सन के राइट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हो। जैसे यहाँ पर जो डिसीजन आएगा वो एक्स और वाई के बीच में केस चल रहा है, लेकिन ये राइट किसका अफेक्ट करेगा? जेड के राइट को अफेक्ट करेगा, इससे जेड का अधिकार प्रभावित होगा। अगर एक्स जीतता है तो उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, एक्स केस हार जाता है, वाई जीता है तो उसका भी प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो तीसरा कोई पर्सन, थर्ड पर्सन इससे इफेक्ट हो रहा है। इन कंडीशंस को ही कह रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट पेंडेंस लागू होगा। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये दोनों डॉक्ट्रिन आपके यही है।